हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, यानी कि वो थ्योरी जो प्लेट्स की मूवमेंट को डिस्कस करती है। ये देखेंगे कि क्या होती हैं ये प्लेट्स, इनकी मूवमेंट से कैसे डिसाइड होते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, ट्रेंचेस। कैसे यही प्लेट्स डिसाइड करती हैं इन सभी चीजों को, कितनी टाइप्स की होती हैं ये प्लेट्स और उनकी मूवमेंट्स कितने टाइप की होती है, ये सब आज की इस क्लास में हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद आवर टुडेज क्लास, एक बार मैं आपको कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बता देना चाहूंगी जो परचम ने आपकी एसएससी की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किए हैं। देयर इज अ जर्नल अवेयरनेस यानी कि जीए एप बैच जो आपका 2024 के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए है, जिसमें आपको सारे जीएस के सब्जेक्ट्स मिलते हैं लाइक योर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके। इसमें कोर्स में आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, EYQs एंड मोक पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बट इफ योर केस इज लाइक कि आई एम गुड विद मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स बट मुझे एक दो सब्जेक्ट्स के अंदर इशू है, तो उस चीज का सॉल्यूशन भी है हमारे पास। आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, लाइक आई एम डीलिंग विद एसएससी ज्योग्राफी ओवर देयर। सो होपफुली ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। तो जो मैंने बात बताई आपको कि हमें आज बात करनी है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। ये प्लेट टेक्टोनिक ऐसी थियरी है जो आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी कि आज के कॉन्टिनेंट्स जो आप देख रहे हैं वो वहीं पे क्यों है, और क्या आपकी इंटरनल ऑफ अर्थ के अंदर क्या मूवमेंट होती है। तो ये आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करेगी कि भाई नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे कैसे आया, साउथ अमेरिका कैसे आया। तो इन सब से हमें इस चीज का आंसर मिलता है। इससे पहले एक थ्योरी आई थी, अगर आपको पता हो, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सीडीटी है ना, जिसको वेगनर ने दिया था। ये बोलती थी कि पहले शुरू में एक पेंजिया नाम का एक बड़ा सा मास ऑफ लैंड होता था जो दो में टूट गया था, एक गोंडवाना में और ऊपर वाला हिस्सा लोरेशिया के अंदर, और उसी से हमारे सारे के सारे टुकड़े जो भी आप कॉन्टिनेंट्स के देखते हैं वो देखने को मिले। अगर आपको ये थ्योरी को डिटेल में कवर करना है तो फिर से मैं कहूंगी कि आप मेरा कोर्स को रेफर कर सकते हैं, वहां पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया। बट आज की क्लास का टॉपिक रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात करना। तो ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कॉन्टिनेंट और ओशन के ओरिजिन से रिलेटेड बात करने में। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपको क्या क्या एक्सप्लेन करेगी कि माउंटेन कैसे बिल्ड होते हैं, वोल्केनिज्म कैसे और किसी जगह पे पर्टिकुलरली क्यों आएगा, अर्थक्वेक हमें पर्टिकुलर किसी जगह पे देखने को क्यों मिलते हैं। इस थ्योरी को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर क्या होते हैं। हालांकि ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जब मैंने आपके साथ इंटीरियर ऑफ अर्थ डिस्कस किया था, उसमें हमने ये कवर किया है कि लिथोस्फीयर आपका होगा ऊपर वाला जो पोर्शन होता है क्रस्ट, और जो अपर मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा मिला के जो आपकी पूरी लेयर बनती है, इसको आप क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। क्रस्ट और अपर मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा मिला के लिथोस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा बच गया आपका अपर मेंटल का, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर थोड़ा सा मोल्टन स्टेट के अंदर होता है, और ये आपकी जो ऊपर वाला जो मैंने लिथोस्फीयर बोला ये सॉलिड के अंदर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। अब नेक्स्ट जो चीज है जो आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मैंने ये लिथोस्फीयर आपको बताया, ये सॉलिड पोर्शन अर्थ का है ना, ये क्या है, ये भी कंप्लीट नहीं है, पूरी एक लेयर नहीं है कि भाई एक पूरी लेयर एस्थेनोस्फीयर की हो गई, उसके ऊपर एक पूरी लेयर सॉलिड लिथोस्फीयर की होगी, नहीं। ये भी टुकड़ों में टूटा हुआ है, जैसे संतरे के छिलके हम छील दें और फिर उन सबको जोड़ दें, है ना, तो वो जुड़ तो जाएंगे क्योंकि वो एक पजल की तरह हो गए, एक दूसरे में फिट तो हो जाएंगे, बट एक्चुअली में तो वो टूटे हुए हैं ना। तो सिमिलरली इस तरीके से आपकी लिथोस्फीयर भी टूटी हुई है। देखिए, ये अर्थ थी, इसके ऊपर का जो आपका आपको दिखेगा लिथोस्फीयर, वो सारा का सारा ब्रेक डाउन है, चाहे वो ओशन का पार्ट हो, चाहे वो आपका किसका पार्ट हो, कॉन्टिनेंट का। अब इसको ओशन मत समझना, ये गैप ये है, ये मत समझना कि भाई ये वाला हिस्सा तो कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ये वाला आपका ओशन, नहीं। देखो, ये ब्लू वाला है, ये ओशन का पार्ट भी है। जो आपका ग्रीन है, ये आपका क्या शो कर रहा है, लैंड शो कर रहा है। यानी कि ये प्लेट आपकी ओशन और लैंड दोनों से मिलके बनी है। ये दो, अब मैं अगर इन सारी प्लेट्स को ज्वाइन कर दूं तो अर्थ कंप्लीटली ढक जाएगी, फिर आपको लैंड और ओशन ही दिखाई देगा। बस हमने इसको थोड़ा दूर दूर इसलिए दिखा रखा है ताकि कि हम आपको ये भी दिखा सके कि भाई इसके नीचे क्या प्रेजेंट है। तो इसके नीचे जो प्रेजेंट है वो है आपकी एस्थेनोस्फीयर।
और जो ये ऊपर आपके टुकड़ों में टूटी हुई है, ये आपकी लिथोस्फीयर है। और जब लिथोस्फीयर टुकड़ों में टूट जाती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्लेट्स। तो यही बात थी जो आपको समझानी ज़रूरी थी। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट का मतलब यही है। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। अर्थ के सरफेस लिथोस्फीयर से बना है, यानी कि क्रस्ट और आपका अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बना है। अब इस लिथोस्फीयर के अंदर आपके दोनों ही चीजें आपकी लाई करती है, ओशन भी लाई करता है और कॉन्टिनेंट भी। जैसे ये यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका यहाँ पे कॉन्टिनेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ओशन। तो ओशन और कॉन्टिनेंट इस लिथोस्फीयर की प्लेट में दोनों ही लाई करेंगे। और जब ये लिथोस्फीयर सेगमेंट्स में टूट जाता है, तो उसको हम प्लेट बोलते हैं। ये फ्लोट करता है किसके ऊपर? स्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। अब आपकी प्लेट्स क्या हो सकती हैं? कॉन्टिनेंट। अब मान लो अगर एक प्लेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही हिस्सा होता है ना, मान लो ये प्लेट ऐसे टूटी होती मैक्सिमम उसके अंदर, तो ये प्लेट कौन सी हो जाती? कॉन्टिनेंटल प्लेट। कौन सी प्लेट हो जाती? कॉन्टिनेंटल प्लेट। अगर कोई प्लेट में सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू वाला ही पार्ट है, ओशन वाला ही हिस्सा है किसी प्लेट के अंदर, तो वो प्लेट क्या हो जाएगी? ओशनिक प्लेट हो जाएगी। और ऐसी कोई प्लेट, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि भाई इसके अंदर कॉन्टिनेंट का हिस्सा भी है और ओशन का हिस्सा भी है, तो ये कैसी प्लेट हो जाएगी? ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट। इस तरीके से हम प्लेट्स के नाम दे देते हैं। ठीक है? और इन्हीं प्लेट्स की वजह से जो आप फिनोमिनल देखते हो कि भाई माउंटेन का बनना, वोल्केनो का आना, अर्थक्वेक का होना, ये सब इसी की वजह से होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अभी हम समझते हैं कैसे। तो पहले देख लेते हैं कि अर्थ पे जो मैंने लिथोस्फीयर बोली वो कितने टुकड़ों में टूटी हुई है, आखिरकार ये प्लेट्स हैं कितनी, है ना? तो 7 तो मेजर प्लेट्स हैं और बाकी बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, उनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। देयर आर काउंटलेस माइनर प्लेट्स। तो फिर मैम अपने लिमिटेड माइनर प्लेट्स यहाँ पे क्यों लिखी है? मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स इस डायग्राम में बताने की कोशिश करिए जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। अदरवाइज मेजर यानी बड़ी बड़ी अगर प्लेट्स की बात करूं तो सिर्फ 7 ही आपकी मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है? तो आपकी सबसे पहली मेजर प्लेट को देख लेते हैं, आपकी कौन सी। अब आपको हर एक प्लेट जब देखनी है ना, तो आपको ये देखना है कि क्या उस प्लेट के अंदर सिर्फ ओशन का हिस्सा है या सिर्फ कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, ऐसे ही नहीं करना है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली आपकी मेजर प्लेट है यूरेशियन प्लेट, है ना? तो यूरेशिया आपको पता है, यूरेशिया इज यूरोप प्लस एशिया। तो यानी कि यूरोप और एशिया दोनों की एक ही प्लेट है और ये मोस्टली कॉन्टिनेंटल है। मोस्टली क्या है? कॉन्टिनेंटल। देख लेते हैं अब कहाँ से है। ये रही यहाँ से। ये सारा का सारा पजल नहीं खेलते हो आप, है ना? उसी की तरह है। तो ये है आपकी मोस्टली यूरेशियन प्लेट। दिस इज योर यूरेशियन प्लेट, जो अभी मैंने मार्क करी, है ना? ये वाली आपकी यूरेशियन। तो आप देखोगे इसमें मैक्सिमम कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, हल्का सा है ओशन का हिस्सा, तो मुझे ओशनिक प्लेट नहीं बोल सकते ना। मेजर पोर्शन कॉन्टिनेंट का है, तो हम बोलेंगे यूरेशियन प्लेट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है? सेकेंड प्लेट देख लेते हैं। सेकेंड है आपकी पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट आपकी यहाँ से शुरू होती है, ये रही, है ना? दिस इज योर पैसिफिक प्लेट। इधर की तरफ भी आपकी हल्की फुल्की सी पैसिफिक प्लेट। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओशन का ही हिस्सा है, तो इसीलिए पैसिफिक प्लेट इज योर एंटायरली ओशनिक प्लेट, और ये आपकी सबसे लार्जेस्ट प्लेट भी है। इस पॉइंट को भी आप याद करेंगे। दिस इज योर लार्जेस्ट प्लेट। उसके बाद आपके पास है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट कहाँ होगी? जहाँ पे अफ्रीका है। तो ये रहा आपकी अफ्रीकन प्लेट। ये देखो, ये रही आपकी अफ्रीकन प्लेट। तो अफ्रीकन प्लेट में आपको कॉन्टिनेंट भी अच्छे अच्छे पोर्शन में है और आपका ओशन भी अच्छे पोर्शन में, तो इसलिए बोलेंगे बोथ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आपकी है नॉर्थ अमेरिकन एंड द साउथ अमेरिकन प्लेट। अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट की, तो अब ये देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट आपकी ये है, राइट, है ना? मतलब ये अटलांटिक ओशन था, ये वाला हिस्सा आपका कंप्लीट अटलांटिक ओशन है। इसके आधे बीच से जो आपकी प्लेट जाती है वो है आपकी कौन सी? नॉर्थ अटलांटिक। और इसके आधा हिस्सा आपका किस में आता है? यूरेशियन प्लेट में आता है। यानी कि अटलांटिक प्लेट के बीच में ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है ना, इसके बीच में एक दरार है। इसके बीच में एक दरार है जो आधा हिस्सा बनाती है आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का और आधा बनाएगी यूरेशियन प्लेट का। ये लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा प्लेट में कितना हिस्सा किसका आता है। ठीक है? साउथ अमेरिकन प्लेट की बात करूं तो इसमें आधा कॉन्टिनेंट है और आधा ओशन है। आधा ओशन कौन सा आता है? अटलांटिक ओशन आता है। और इसके अंदर कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाएगा? साउथ अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट प्लेट है आपकी एंटार्क्टिका प्लेट। दिस इज योर एंटार्क्टिका प्लेट। एंड योर सेवेंथ लार्जेस्ट प्लेट इज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना? तो ये वाली जो प्लेट आप देख रहे हो, दिस इज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया इज पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडियन ओशियन का कुछ हिस्सा
ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का कुछ हिस्सा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर आता है। होपफुली आपको ये सातों की सातों मेजर प्लेट्स क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। इंडिया यूरेशियन प्लेट का पार्ट नहीं है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब माइनर प्लेट्स को देख लेते हैं कि आपकी माइनर प्लेट्स कौन कौन सी है। सबसे पहले आपकी अरेबियन प्लेट, अरेबियन मतलब अरेबिया वाला हिस्सा देखो, है ना, तो ये है आपका अरेबिया वाला हिस्सा। अफ्रीका प्लेट का पार्ट है ये अरेबियन प्लेट, ये माइनर है। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में फिट हुई हुई प्लेट कौन सी है, छोटी सी एक प्लेट है जिसको क्या बोलते हैं, अरेबियन प्लेट, ये किसी उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी कैरिबियन प्लेट यानी कैरिबियन सी के अंदर, अब कैरिबियन सी कहाँ है, यहाँ है। तो कैरिबियन प्लेट आपकी क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में आपकी फॉल क्या करती है, कैरिबियन प्लेट फॉल करती है। नेक्स्ट इज योर नाज़का प्लेट, ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि कैरिबियन प्लेट किस किस के बीच में लाया करती है, नाज़का प्लेट किस किस के बीच में लाया करती है, तो आपको ये याद करने हैं। आपकी नाज़का प्लेट ये रही, ये लाया करती है आपके पैसिफिक प्लेट के बीच में और किसके बीच में, साउथ अफ्रीकन नहीं है, ये साउथ अमेरिकन है, गलत लेबल किया हुआ है, ठीक है। दिस इज योर साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में और पैसिफिक प्लेट के बीच में आपकी कौन सी लाई करती है, नाज़का प्लेट लाई करती है, ठीक है। ये याद रख लो कि साउथ अमेरिका के लोग थोड़े नाजुक हैं तो नाज़का प्लेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट आपकी ये मैक्सिको के आसपास वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपकी कोकोस प्लेट है, पैसिफिक ओशियन और इसके बीच में। नेक्स्ट है आपकी फिलीपाइंस प्लेट्स, हियर इज योर फिलीपाइन प्लेट, फिलीपीन जो आइलैंड है उसके ऊपर की तरफ। आपके पास एक फिर बर्मा प्लेट भी है, तो यहाँ पे आपका क्या है, बर्मा लाई करता है ना, तो यहाँ पे आपकी बर्मा प्लेट भी है। अच्छा, ये फिलिपाइन प्लेट्स और बर्मा प्लेट्स की वजह से आपके 2004 की सुनामी आई थी, इसको जब हम सुनामी कभी कवर करेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट प्लेट इज योर जूनाडी फूका प्लेट, ये जूनाडी फूका प्लेट आपको ये जो आप प्लेट देख रहे हो ना, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल साइड में, दिस इज योर जूनाडी फूका प्लेट, ठीक है। इसकी वजह से आपके रॉकीज माउंटेन्स में भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी थी आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट मेजर और माइनर प्लेट्स जिनको आप याद करेंगे कि कहाँ इसकी लोकेशन है और कहाँ नहीं। स्कॉटिया प्लेट भी है आपके अंटार्कटिका और इसके बीच में, ठीक है। चले अब आगे, चलिए। अब सवाल ये आता है कि ये प्लेट्स मूव, क्या ये प्लेट्स, ऐसा मैंने बोला था कि भाई ये ऑरेंज की छिलके की तरह, मान लो कि मैंने उसको छील दिया और उसको पील कर दिया और उसके सारे के सारे सेगमेंट्स को मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ये प्लेट्स मूव भी करती हैं या फिर अपनी जगह पर टुकड़ों में टूट के बस ऐसे फिट हो गई पजल के अंदर, नहीं, ये प्लेट्स मूव भी करेंगी। अब सवाल उठता है ये प्लेट मूव मूव कैसे करेंगी। अब तुम इमेजिन करना, ठीक है, तुम एक बकेट इमेजिन करो, है ना, एक पानी की बाल्टी इमेजिन करो, उसके ऊपर एक आप वो लगा दो, कोई भी पेपर रख दो, टुकड़ों में तोड़-तोड़ के आपने पेपर को ऐसे फिट कर दिया कि भाई कोई जगह नहीं है ना? आपने बिल्कुल कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, तो इस तरीके से आपने उसके ऊपर एक कंप्लीट लेयर बना दी। अब क्या करो, यहाँ पे एक मोटर फिट कर दो इस पानी की बाल्टी में और किसी तरीके से पानी क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए, सर्कुलेट करने लग जाए। आप मुझे बताइए कि क्या ऊपर पड़े हुए कागज के टुकड़ों में कोई मोशन नहीं होगा? वो हिलेंगे, चाहे आपने उनको कितना ही फिट कर दिया हो उस पजल को, उनमें कोई ना कोई मूवमेंट होगी ही होगी। या तो उनमें से कोई एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ आएगा, या फिर कोई साइड में जाएगा, या फिर दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। तो इस तरीके की मूवमेंट्स उनमें होंगी ही होंगी। इसी तरीके से हमारी अर्थ की प्लेट्स में मूवमेंट होती है। बट वहां पे तो हमने मोटर फिट करी थी, तो हो रहा था। अर्थ के अंदर कौन सी मोटर है, अर्थ के अंदर भी एक मोटर है। स्टेनोस्फियर के अंदर भी ऐसे ही आपका पानी के आपका जो मटेरियल है वो ऐसे ही क्या करता है, ऐसा समझो कि किसी मोटर की वजह से वो भी ऐसे सर्कुलेट कर रहा होता है। इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स। ये जो आपकी सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगी ना, मैग्मा जो सर्कुलेट करेगा स्टेनोस्फियर के अंदर, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। और इसी सर्कुलेशन की वजह से जो लिथोस्फीयर वाली जो लेयर्स होंगी वो एक दूसरे से साइड में मूव करती हैं या एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करेंगी, ट्रांसफर मूव करेंगी, कोई भी मूवमेंट हो सकती है। डिपेंड करता है कि नीचे कन्वेक्शन सेल में क्या चल रहा है, वो किस साइड प्लेट को मूव करने के लिए पुश कर रहा है। अब सवाल उठेगा कि मैम पानी के केस में तो हमने मोटर लगा के एक सर्कुलेशन का मीडियम क्रिएट कर दिया था, इसमें कौन सी मोटर है, इसमें एक मोटर है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपके अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये आपकी प्रोड्यूस होती है। और भी इसके अलावा बहुत सारे अननोन रीजन है जिसको अभी हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी डिस्कवर करने की कोशिश कर रही है। अब देख लेते हैं एक बार इस कन्वेक्शन सेल का स्ट्रक्चर, जिससे आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं।
देखिए, अगर मैं इस कन्वेक्शन सेल के स्ट्रक्चर की बात बोलूँ, तो जहाँ पे अब आपको इसको लेबल करना है, यहाँ से इस साइड जा रहा है डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो जब ये दोनों साइड में अलग-अलग दोनों अपोज़िट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ये इस साइड ट्रैवल कर रहा है, ये इस साइड ट्रैवल कर रही है कन्वेक्शन सेल की वजह से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रही है डाइवर्जेंस, दूर हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे डाइवर्जेंस। तो इसको क्या बोलते हैं डाइवर्जेंट लिम्ब। डाइवर्जेंट लिम्ब, लिम्ब मतलब हिस्सा, तो ये डाइवर्जेंट लिम्ब है। अगर मैं बात करूं इधर की तरफ है ना, तो इधर यहाँ पे, यहाँ से भी एक कन्वेक्शन सेल आ रही है, तो ये दोनों क्या हो रही है कन्वर्ज हो रही है। तो इस वाली लिम्ब को दूसरी वाली लिम्ब को एक ये पूरी की पूरी कन्वेक्शन सेल हो गई, ठीक है। इसकी एक लिम्ब आपकी डाइवर्जेंट लिम्ब होगी, दूसरी लिम्ब इसकी कौन सी हो जाएगी कन्वर्जेंट लिम्ब। तो इस तरीके से डाइवर्जेंट लिम्ब होगी, कन्वर्जेंट लिम्ब होगी। तो जहां पे डाइवर्जेंट लिम्ब होगी, मान लो जहां पे आपका नीचे से आपका मटेरियल इस तरीके से जा रहा होगा, तो वो ऊपर वाली प्लेट्स को क्या कहेगा कि तुम दूर दूर जाओ एक दूसरे से, राइट, क्योंकि नीचे वाला मटेरियल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी जहां पे भी आपकी डाइवर्जेंट लिम्ब होगी, वहां पे आपकी कौन सी प्लेट, किस तरीके की प्लेट्स होंगी, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो प्लेट्स में क्या होगी डाइवर्जेंस मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट होगी डाइवर्जेंस मूवमेंट। लेकिन जहां पे आपकी कन्वेक्शन सेल की दोनों लिम्स एक दूसरे के साइड आ रही होंगी, वहां पे क्या होगी कन्वर्जेंस, यानी साथ आ रही है। इसीलिए अगर ऊपर वाली प्लेट्स भी क्या होंगी एक दूसरे के पास आएंगी, तो एक दूसरे के टुवर्ड मूव करेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट मूवमेंट। तो इस तरीके से आपकी दोनों मूवमेंट होती है, जहां पे आपकी डाइवर्जेंट लिम्ब लाई करेगी, वहां पे आपकी प्लेट क्या करेंगी एक दूसरे से दूर जाएंगी। जहां पे आपकी कन्वर्जेंट सेल होगी, वहां पे आपकी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आएंगी। यानी अंदर एस्थेनोस्फीयर में क्या हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि प्लेट्स की मूवमेंट किस तरीके से होगी। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं तीन टाइप की आपकी प्लेट की मूवमेंट हो सकती है। पहली है आपकी डाइवर्जेंट मूवमेंट, यानी कि दोनों प्लेट्स ऊपर की तरफ, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर की तरफ जा रही है। कन्वर्जेंट में दोनों एक दूसरे के पास आ रही है। ट्रांसवर्स, ट्रांसफॉर्म या फिर इसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी टर्म मिले तो आप उसको यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म या ट्रांसवर्स में एक दूसरे के स्लाइड करती है, ना तो एक दूसरे से दूर जा रही है ना एक दूसरे के पास आ रही है, एक दूसरे को स्लाइड अवे करे, तो उसको क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसवर्स मूवमेंट। ये देख लो ये कर रही है इसको स्लाइड। क्लियर। चलिए अब देखना, अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये देखना कि जहां जहां पे डाइवर्ज करेंगी प्लेट्स वहां पे क्या बनेगा, जहां पे प्लेट्स कन्वर्ज करेंगी वहां पे क्या बनेगा। यही चीजें हमारे लिए देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर की तरफ जाएं तो उसको क्या बोलोगे आप डाइवर्जेंट बोलोगे, ठीक है, ये आपने बता दिया, कोई इश्यू नहीं है। अब जहां पे भी आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होंगी ना, उसको एक और चीज बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं। लेकिन आप तो दूर जाने की बात कर रहे हो, तो दूर जाने में क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, कुछ किस नई चीज की फॉर्मेशन करोगे। अब ये देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। देखो ये एक प्लेट थी, ये एक प्लेट थी, पहले पजल की फॉर्म में टूटी हुई है बट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि फिट हो रही है। बट नीचे से कन्वेक्शन सेल ऐसी आई कि दोनों को एक दूसरे से दूर जाना पड़ गया। अब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बीच में क्या बनेगा, कोई ना कोई स्पेस क्रिएट होगा। इस स्पेस से नीचे क्या प्रेजेंट है, मैग्मा प्रेजेंट है, वो क्या आएगा बाहर आएगा। बाहर आएगा तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा कूल डाउन होएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो क्या बना देगा नई अर्थ की क्रस्ट बनाएगा, न्यू अर्थ क्रस्ट बनाएगा। तो अगर इसने न्यू अर्थ क्रस्ट बनाई तो इसने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है ना, कुछ बनाया है ना, इसीलिए हम डाइवर्जेंट प्लेट्स को कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, डाइवर्जेंट तब होगी जब नीचे आपकी डाइवर्जेंट सेल हो। दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर तब जाएंगे जब आपके नीचे डाइवर्जेंट सेल प्रेजेंट हो। अब इसकी वजह से आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, नई ओशन की क्रस्ट ऐड होती है और मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं, जिससे आपके वोल्केनोज, वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं। ये देख लेते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि ये आपका कॉन्टिनेंट, ये भी आपका कॉन्टिनेंट, ये आपका सी है कोई भी, ठीक है। अब सी का फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, मतलब फैल रहा है। कैसे फैलेगा सी का फ्लोर, देखिए अगर मैं बात करूं अटलांटिक ओशियन वाले की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ अमेरिका था, ये आपका यूरेशिया था, है ना। तो इसके अंदर एक प्लेट ऐसे आ रही थी। मैंने दो मेजर प्लेट्स की बात करी थी। जो नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट थी वो आपकी नॉर्थ अमेरिका और अटलांटिक ओशन का कुछ हिस्सा, यूरेशिया वाली प्लेट यूरेशिया और अटलांटिक ओशन का कुछ हिस्सा, ये दोनों कंबाइन कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्या थी, बिल्कुल मिड ऑफ द अटलांटिक ओशन आपकी क्या जा रही थी, मतलब इन दोनों के बीच में दरार थी, दो प्लेट्स का ज्वाइंट वहीं पे पड़ता है।
अब क्या हो रहा है कि आपकी ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के से डाइवर्ज कर रही है, एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं, क्योंकि नीचे आपका डाइवर्जेंट सेल प्रेजेंट है ना, कलर यूज दूसरा करना रहता है, डाइवर्जेंट सेल प्रेजेंट है। तो ये ओशन की दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब दूर की तरफ जाएंगी तो कॉन्टिनेंट अब कहाँ तक जाएंगी, अब अर्थ अगर ऐसे चीजें दूर 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 जाती जाए और नई ऐड होती जाए तो इसका मतलब तो अर्थ का साइज रोज 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 इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब जो जितना आपका नया बन रहा है उतना ही पुराना मटेरियल का टूटना जरूरी है, अगर मेरे को अर्थ का साइज सेम रखना है। अब ये कैसे होगा, ओशन की क्रस्ट जब इधर की तरफ डाइवर्ज करी और दूसरी इधर की तरफ डाइवर्ज करी, तो ओशन की जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है ना, वो कॉन्टिनेंट के नीचे की तरफ चला जाता है। ये कॉन्टिनेंट है, ये इसकी क्रस्ट के नीचे सबसाइड कर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सबसाइड करना। और ये सबसाइड क्यों करता है, क्योंकि ओशन वाले की डेंसिटी क्या होती है, मोर होती है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो दब जाएगा। आपके कॉन्टिनेंट्स लाइटर होते हैं इसलिए वो अबव रहते हैं, तो ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंट के नीचे सबसाइड कर जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से हमें क्या पता चला कि भाई सी फ्लोर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अब मैंने बोल जैसे बताया था कि भाई ये दो प्लेट्स हो गई, अगर ये दूर चली गई तो बीच का स्पेस कुछ बनेगा, बीच के स्पेस में आपके क्या आ जाएगा, मैग्मा बाहर आएगा, यानी कि क्या होगी, इस एरिया के अंदर आपकी वॉल्केनिक इरप्शन होगी। ये मैग्मा बाहर आया और आपकी क्या हो गई, वॉल्केनिक इरप्शन हो गई। वॉल्केनिक इरप्शन होगी तो वो मटेरियल कहीं ना कहीं सॉलिडिफाई होगा, होगा कि नहीं होगा, कूल डाउन होगा, सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स बनाना शुरू कर देगा। इसी माउंटेन को जो आपके ओशन के बिल्कुल बीच में बनते हैं, क्योंकि बिल्कुल ओशन के बीच में बने हैं इसलिए बोलते हैं मिड ओशनिक, ठीक है। और छोटे माउंटेन्स हैं इसीलिए इनको माउंटेन नहीं रिजेस बोलते हैं। तो इस तरीके से आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे क्या बनी, मिड ओशनिक रिज, जो कि आपकी अटलांटिक ओशन के अंदर भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब आप मैम ये बताइए, जो ये ओशन की जो बाकी बची हुई लेयर इसमें चली गई थी, कॉन्टिनेंट के नीचे दब गई थी, उसका क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो ये क्या कर जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और इसी मैग्मा का हिस्सा बन जाएगी। या फिर यहाँ पे वॉल्केनोस की फॉर्म में ये मैग्मा क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंट के ऊपर भी आ जाएगा, है ना, कॉन्टिनेंट के ऊपर भी रिलीज आउट हो सकता है। तो ये दोनों ही प्रोबेबिलिटीज इस केस के अंदर पॉसिबल होती है, ठीक है। तो एक तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया। दूसरा क्या होता है कि आपकी, अब देखिए कि दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपका समझना जरूरी है वो ये है कि जब आपकी डाइवर्जेंट होती है तो मैंने आपको बोला था कि न्यू आपकी कंस्ट्रक्ट होगी, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये साइड में जा रहा है तो नया मटेरियल कुछ ना कुछ आ रहा है और नई अर्थ की लेयर बन रही है। तो इसका मतलब जितना मिड ओशनिक रिज के आसपास वाला एरिया होगा वो उतना ही यंग एरिया होगा, उतना ही न्यूली फॉर्म्ड एरिया होगा। दूर जाता हुआ और ओल्ड होगा, और बिल्कुल कॉन्टिनेंट की तरफ जाता हुआ सबसे ओल्डेस्ट एरिया ऑफ ओशन होगा। इसीलिए कई बार बोला जाता है कि जो आपकी कॉन्टिनेंट की जो आपकी क्रस्ट है वो बहुत पुरानी क्रस्ट है, लेकिन ओशन की क्रस्ट न्यू क्रस्ट है, यंगर क्रस्ट है। क्यों है ओशन की क्रस्ट न्यू, क्योंकि वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से बार बार नई बनती रहती है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज यानी कि दो बाउंड्रीज हैं, ये एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगी। अब अगर मान लो ये दो प्लेट्स हैं एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं तो क्या करेंगी, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगी, कुछ ना कुछ नया फॉर्म बनाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करेंगी या कुछ भी करें तो कुछ कुछ नया, सॉरी नहीं, कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। अगर एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करेंगी। इसीलिए कन्वर्जेंट बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई क्रशिंग करती है और डिस्ट्रक्शन करती है प्लेट्स का। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब आपकी प्लेट तो कुछ भी हो सकती है ना, मान लो ओशन ओशन की प्लेट भी कन्वर्ज कर सकती है, आपकी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की प्लेट भी कन्वर्ज कर सकती है, आपका ये भी हो सकता है कि भाई एक कॉन्टिनेंट की प्लेट थी और दूसरी ओशन की प्लेट थी, वो भी कन्वर्ज कर सकते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एंड दी कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जेंस। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं। अब पहली बात तो मैंने ये बताया था, जब डेंसिटी सेम होती है तो उनमें से भी अगर जो हैवीएस्ट होगा ना वो सबसाइड करेगा, सबसाइड मतलब नीचे की तरफ जाएगा वो वाली प्लेट, और जो लाइटर होगी वो ऊपर की तरफ ही रहेगी वो प्लेट। इतना आपको ध्यान रखना है। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं। ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस से क्या होगा, मतलब दोनों ही प्लेट्स ओशन की हैं, एक्चुअली में दोनों की डेंसिटी ज्यादा है,
एक की हो सकता है बिकॉज़ ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल, एक की थोड़ी और ज़्यादा हो। तो ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंस के अंदर क्या होता है, आपके ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। ये मान लो ओशन की एक प्लेट थी और ये दूसरी प्लेट थी ओशन की, ठीक है? तो ये ओशन की दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करी। इनमें से एक जो ज्यादा हेवियर प्लेट थी वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर गई और दूसरी ऊपर की तरफ रह गई। तो जो नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाएगी, मान लो ये हेवियर है और ये वाली हेवियर है, ये नीचे की तरफ सबडक्ट कर गई। अब इसने एक डीप डिप्रेशन बना दिया। जो ये डीप डिप्रेशन होता है इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ट्रेंचेस बोलेंगे। और मैंने बताया था जब कोई भी लेयर आपकी स्टेनोस्फीयर तक पहुंचेगी, कोई भी लिथोस्फीयर, तो ये मेल्ट आउट हो जाएगी। मेल्ट आउट होके मैग्मा बनाएगी। मैग्मा बनाएगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा अर्थ के मैग्मा का। अब वो बाहर आना चाहेगा तो वो किसकी फॉर्म में बाहर आएगा, वोल्केनिक एरप्शन की। तो ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस वाले एरियाज के ऊपर भी आपकी क्या होती है, यू विल सी कि आपके वोल्केनिक एरप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब जो सेकंड है वो है आपकी ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, यानी यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ओशन है। ओशन और कॉन्टिनेंट की दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी। अब तरफ मूव करेंगी तो ओशन वाली ऑब्वियसली ज्यादा डेंसर है, तो ये क्या कर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, और कॉन्टिनेंट वाली कहाँ जाएगी, आपकी ऊपर की तरफ ही रहेगी। फिर से ये जो ओशन वाली जब नीचे की तरफ जाती है, एस्थेनोस्फीयर के कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ से पिघलने लग जाएगी। पिघलेगी तो मैग्मा क्रिएट होगा और ज्यादा से ज्यादा। जब ज्यादा से ज्यादा मैग्मा क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली वो बाहर आने की कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो वो वॉल्केनिक इरप्शन से आपके यहाँ पे वॉल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं। और इन्हीं वॉल्केनोज से आपके माउंटेन्स, वॉल्केनो ठंडे होके क्या बनाते हैं, माउंटेन बनाते हैं लैंड सरफेस पे। तो आपको वॉल्केनिक इरप्शन, ट्रेंचेस, फोल्ड माउंटेन्स इसी से देखने को मिलते हैं। रॉकीज और इंडीज भी इसी का एग्जाम्पल है। अब आपने एक चीज सुनी होगी, रिंग ऑफ फायर, है ना, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब है फायर, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये वाली जो कंप्लीटली लेयर है, इसमें ये ओशन, मैंने बोला था पैसिफिक वाली प्लेट कंप्लीटली ओशनिक प्लेट है, ठीक है। और ये वाली सारी क्या थी, आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। और अभी अभी हमने बोला है कि कॉन्टिनेंट और ओशन जब कन्वर्ज करेंगे तो ओशन वाली क्या चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। फिर उसमें से क्या बनेगी, वॉल्केनोज बनेंगे और फिर इरप्शन होगी। तो इस पूरी बाउंड्री के ऊपर आपको इसीलिए क्या देखने को मिलते हैं, वॉल्केनो, क्योंकि पैसिफिक ओशन की ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करती है विद दी कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑफ साइड, है ना, साइड वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती है और वहां से फिर वॉल्केनोज बनाती है। तो इसीलिए हमें पूरे पैसिफिक के कोने पे हमें रिंग ऑफ फायर देखने को मिलती है। दूसरा, इसी पे हमें अर्थक्वेक्स भी इसीलिए देखने को मिलते हैं। क्लियर हुई ये बात, चलिए। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कैसे बनती है आपको समझ आ गया होगा। थर्ड है हमारे पास कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब दो कॉन्टिनेंट अगर कन्वर्ज कर रहे हैं, ये एक कॉन्टिनेंट दूसरा कॉन्टिनेंट, है ना, तो अगर दो कॉन्टिनेंट कन्वर्ज कर रहे हैं, दोनों की डेंसिटी सेम है, कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई किसी के सबडक्ट नहीं करेगा, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। और ऊपर की तरफ अगर ये पुश करेंगे तो ये क्या बना देंगे, आपके माउंटेन्स बनाएंगे, और बहुत हाई माउंटेन्स बनाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स काइंड, जैसे कि इंडिया में हिमालयाज बने हैं। कैसे बने हैं अब इंडिया में हिमालयाज, देखो, इंडिया की जो प्लेट थी वो इंडियन प्लेट नहीं, वैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। कंप्लीटली उसको क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इधर से यूरेशियन प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंट की प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंट की प्लेट, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर से आ रही है, दोनों कोलाइड करके इन्होंने अपराइज करके क्या बना दिया, आपका हिमालयाज फॉर्म कर दिया। क्लियर हुई बात कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स से, आप देखो इस थ्योरी ने हमें कैसे एक्सप्लेन किया कि माउंटेन्स यहीं क्यों है, वॉल्केनोज वहीं क्यों है, रिंग ऑफ फायर में ही वॉल्केनो क्यों है, क्योंकि वहां पे ओशन और कॉन्टिनेंट की प्लेट कन्वर्ज होती है। तो दिस थ्योरी इज द सोल ऑफ योर ज्योग्राफी, है ना। अब नेक्स्ट है आपकी बाउंड्रीज, ट्रांसवर्स बाउंड्रीज। ट्रांसवर्स बाउंड्रीज के अंदर क्या है कि ये इस साइड मूव करेगा और ये प्लेट इस साइड मूव करेगी। ना तो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो कुछ नया भी नहीं बना रही है, एक दूसरे को कोलाइड करके कुछ ऐसे तोड़फोड़ भी नहीं कर रही है, तो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी नहीं है। एक दूसरे से साइड अवे मूव कर रही है ना, ट्रांसवर्स बाउंड्रीज है, स्लिप पास कर रही है एक दूसरे को। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बाउंड्री, मतलब जैसी है वैसी ही है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, कंजर्वेटिव बाउंड्रीज। अब अगर ये बताओ, अगर दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साइड अवेज मूव कर रही है, तो कोई किसी के नीचे नहीं जा रही, कोई किसी के सबडक्ट नहीं कर रही, तो कोई वॉल्केनो बनेगा ऐसे एरिया में, नहीं बनेगा। तो हमें वॉल्केनोस तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट अर्थक्वेक देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि अर्थक्वेक आने के लिए तो आपके बस प्लेट के अंदर मूवमेंट होनी ही जरूरी होती है ना, मतलब शेक हो जाना अर्थ के सरफेस का, उसी को तो अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, बट ट्रांसवर्स बाउंड्रीज के अंदर आपको कोई वॉल्केनो देखने को नहीं मिलेंगे।
अब दोनों प्लेट्स एक दूसरे को कोलाइड भी नहीं करी क्योंकि ट्रांसवर्स में तो ऐसे जा रही थी, तो इसका मतलब कोई किसी भी तरीके का फोल्ड माउंटेन भी यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्ट्स और फ्रैक्चर फॉर्म हो सकते हैं। मान लो अगर दोनों प्लेट ऐसे थी और ऐसे चली जाए, तो यहाँ वाला जो एरिया पीछे का खाली रह गया, वहां पे क्या बन गया, कुछ रिफ्ट खाई बन जाएगी, कोई फ्रैक्चर बन जाएगा, तो ये पॉसिबल होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जूना डी फूका प्लेट इन दी नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट योर ट्रांसवर्स प्लेट्स, आपकी डाइवर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट, ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका टेक्टोनिक प्लेट्स का। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोज दैट अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू, कितनी मेजर प्लेट्स के अंदर और कितनी माइनर प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है, ये बताइए मुझे। ठीक है, आपका दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन वुड एसोसिएटेड विद द रिंग ऑफ फायर, इनमें से कौन सा ओशियन है जिसके साथ आपकी रिंग ऑफ फायर वाली लाइन एसोसिएटेड है, कि कहाँ हमें रिंग ऑफ फायर देखने को मिलती है, ये भी हमने कवर किया है, बताइए। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट ऑफ द अर्थ, इनमें से कौन सी मेजर प्लेट नहीं है, प्लेट तो है बट मेजर नहीं है। हमने पढ़ा था ना कितनी मेजर प्लेट होती है, आप बताएंगे क्योंकि वो पहला सवाल था। आई विल नॉट आंसर इट। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी मेजर प्लेट नहीं है, यानी कि माइनर प्लेट है। ठीक है, तो यही 3 सवाल हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आपको होपफुली ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।